स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स का फोर्थ लेसन जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत धारिता, पार्ट 4 विद्युत धारिता। ठीक, विद्युत धारिता चैप्टर 4 में विद्युत धारिता क्या है? तो विद्युत धारिता का मतलब होता है किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता या उसकी एबिलिटी। ठीक है, तो फिर इस चैप्टर के अंदर हम एक युक्ति है संधारित्र, जिसको हम कैपेसिटर कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस कैपेसिटर का उपयोग हम पंखे में, जो विद्युत मोटर होती है, उन मोटर में विद्युत ऊर्जा संग्रह करने के रूप में लेते हैं। इस संधारित्र का उपयोग ही कैमरे की जो फ्लैश लाइट होती है उसमें भी किया जाता है। तो ये युक्ति जो है विद्युत ऊर्जा को संचित करती है और उस ऊर्जा से ही वो फ्लैश लाइट जो है वो उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में टॉपिक ले रहे हैं कि पदार्थों का जो वर्गीकरण है आवेश के प्रवाह के आधार पर हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो फिर क्या लिखेंगे? आवेश प्रवाह के आधार पर, आवेश प्रवाह के आधार पर पदार्थों को निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। कर सकते हैं। आवेश प्रवाह के आधार पर पदार्थों को निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से पदार्थ हैं? नंबर फर्स्ट, चालक पदार्थ। चालक पदार्थ क्या है ये पदार्थ? ऐसे पदार्थ जो स्वयं से आवेश को प्रवाहित होने देते हैं, उन्हें हम चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि। तो फिर ऐसे पदार्थ जिनसे आवेश प्रवाहित हो सकता है, जिनसे आवेश प्रवाहित हो सकता है, चालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जिनसे आवेश प्रवाहित होता हो, जैसे सोना, चांदी, नमक का विलयन, अम्लीय विलयन आदि, क्षारीय विलयन आदि। ये चालक पदार्थ है। हम देखते हैं कि घरेलू परिपथ के अंदर जो लाइन बिछी हुई है वो तांबे के तारों की है। तांबे के तार से आवेश प्रवाहित हो सकता है। उसे हम किसी सेल से जोड़ें तो भी जो है उसे तांबे के तार से आवेश का प्रवाह होता है। तो ये चालक पदार्थ हो गए। तो जो आवेश का प्रवाह करते हैं उन्हें हम चालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब चांदी जो है वो सबसे अच्छा आवेश का जो है वो चालक है।
तो फिर हम ये कह सकते हैं क्या चांदी विद्युत या आवेश के प्रवाह का सबसे अच्छा चालक है। चांदी आवेश प्रवाह का, चांदी आवेश प्रवाह का या विद्युत प्रवाह का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, तो फिर ये तो हुए आपके पास में कौन से पदार्थ, चालक पदार्थ जो विद्युत आवेश का प्रवाह करते हैं। लेकिन अब है हमारे पास विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ। तो नंबर 2 पे मैं लिख रहा हूं विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ। नंबर 2 विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ। ठीक है, तो विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ क्या है? जो आवेश को प्रवाहित नहीं करते, ऐसे पदार्थ जिनसे आवेश का प्रवाह नहीं होता है, कोमा विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे रबर, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, पेपर, कागज। तो ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं कि जो आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते, कांच आदि। ठीक है, तो फिर आवेश प्रवाह के आधार पर पदार्थों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक चालक पदार्थ और एक कुचालक पदार्थ। अब रही बात ये, इसकी दोनों के एक बीच की और श्रेणी आती है जिसे हम अर्धचालक पदार्थ भी कहते हैं। तो वो हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। अर्धचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता जो परास होती है वो चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थों की मध्यवर्ती होती है। जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, उन्हें हम जो है वो अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। लेकिन यहां एक बात आप देखेंगे कि ये जो विद्युत रोधी पदार्थ है, रबड़ है, प्लास्टिक है, पेपर है, इसे हम पैराविद्युत पदार्थ भी कहते हैं। तो पैराविद्युत पदार्थ जो है वो रबड़ और प्लास्टिक, कांच या पेपर को कहा जा सकता है। तो उसकी को भी हम परिभाषित करेंगे कि पैराविद्युत पदार्थ है क्या। ये ऐसे पदार्थ हैं जो आवेश का प्रवाह तो नहीं करते, लेकिन विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। कैसे? जैसे सपोज कीजिए कि यह हमारे पास में पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। क्लियर? इसके बीच में हमने कोई पेपर रखा, तो पेपर रखेंगे
तो इसके अंदर पेपर में आवेशों का पृथक्करण होगा, ये माइनस, ये जो है वो प्लस बन जाएगा। तो अब विद्युत क्षेत्र में रखने के अंदर इस पेपर के इनसाइड अंदर की ओर भी एक विद्युत क्षेत्र पैदा हो गया, प्लस से माइनस की ओर। तो ये विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करने लग गया ये पेपर, कागज। तो फिर पैरावैद्युत पदार्थ क्या हैं? ये कुचालक पदार्थ ही हैं जिन्हें विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। तो फिर यहां मैं एक बात और लिख देता हूं, वो क्या है हमारे पास में? पैरावैद्युत पदार्थ। पैरावैद्युत पदार्थ। तो देखिए, पैरावैद्युत पदार्थ को हम डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं इंग्लिश में। और क्या है इसकी परिभाषा? ऐसे कुचालक पदार्थ, ऐसे कुचालक पदार्थ जो आवेश का प्रवाह है नहीं करते, लेकिन विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, कोमा पैरावैद्युत पदार्थ कहते हैं। पैरावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे रबर, पेपर आदि। तो फिर हम कह सकते हैं पैरावैद्युत पदार्थ जो ना वो कुचालक पदार्थ ही है। जैसे मैंने कहा कि हम किसी पेपर को यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखें तो उसमें आवेशों का पृथक्करण हो जाता है, उसका एक सिरा पॉजिटिव एक सिरा नेगेटिव बन गया, अब विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करने लग गया विद्युत क्षेत्र में। तो फिर ऐसे पदार्थ को हम क्या कह सकते हैं? पैरावैद्युत पदार्थ कह सकते हैं। तो यहां आपको कुछ टर्म्स बताई गई कि एक तो चालक पदार्थ क्या है, और एक कुचालक पदार्थ क्या है, और एक पैरावैद्युत पदार्थ क्या है। अब नेक्स्ट बात आती है कि ये जो चालक पदार्थ होते हैं, ये चालक पदार्थ क्यों हैं? कुचालक पदार्थ है, वो कुचालक पदार्थ कैसे होते हैं? तो देखिए कि चालक जो पदार्थ होते हैं ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन पाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त अवस्था में होते हैं, जैसे सोना है, चांदी है। इनके जो परमाणु हैं, इनके परमाणुओं के अंदर जो बाह्य कक्षाओं में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की बाह्य कक्षाओं में आ जा सकते हैं, या हम ये कहें कि उस पदार्थ के अंदर उनका मूवमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर जो है वो होता रहता है। तो ये जो पदार्थ हैं कि जिनके अंदर मुक्त आयन पाए जाएं, जैसे सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल लिया गया तो सोडियम प्लस आयन और क्लोराइड माइनस आयन, ये मुक्त आयन उसमें बन जाएंगे विलयन के अंदर। तो बस ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन और जो मुक्त आयन है, यही उस पदार्थ के अंदर या चालक पदार्थों के अंदर आवेशों के प्रवाह के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट बात आ गई। तो हम क्या लिखेंगे? कोई पदार्थ चालक क्यों होता है, कोई पदार्थ कुचालक क्यों होता है। तो देखिए उसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। देख, तो नंबर फर्स्ट पे हम लिख रहे हैं यहां पर चालक पदार्थों में चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन उपलब्ध होने से
ये पदार्थ आवेशों को प्रवाहित करते हैं। ठीक है, आवेशों को प्रवाहित करते हैं। दूसरी बात, कौन से पदार्थ? जो कुचालक पदार्थ है। तो फिर क्या लिखेंगे? कुचालक पदार्थों में, कुचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन उपलब्ध नहीं होने से अर्थात आवेश बद्ध अवस्था में होने से ये पदार्थ आवेशों को प्रवाहित नहीं होने देते। तो समझ में आ गई होगी बात। क्या चालक पदार्थ जो है वो आवेशों का प्रवाह क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर मुक्त आयन या मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जबकि कुचालक पदार्थ जो है वो आवेश को प्रवाहित क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि उसमें मुक्त आयन या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। क्योंकि जो आयन होते हैं वो बद्ध अवस्था में होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी बॉन्डिंग में और बंधों में बद्ध अवस्था में होते हैं। तो वहां पर कोई मुक्त आवेश अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये जो पदार्थ है वो विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते या आवेशों का प्रवाह नहीं होने देते। तो फिर ये जो है हमारे पास में चालक पदार्थ ऐसा व्यवहार क्यों दिखाते हैं, उसका कारण हो गया। और ये पदार्थ कुचालक व्यवहार क्यों दिखाते हैं, तो उसका कारण हमारे पास ये हो गया। ठीक है, तो फिर इस तरीके से हम जो है इस चालक पदार्थों का जो वर्गीकरण है वो चालक और कुचालक पदार्थों के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले वाली बात पे आते हैं। देखिए क्या है। तो हमने पैरावैद्युत पदार्थ के बारे में पढ़ा। तो पैरावैद्युत पदार्थ की परिभाषा हो चुकी थी। क्या हुई कि ऐसे पदार्थ जो आवेश का प्रवाह नहीं करते लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, पैरावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब ये पैरावैद्युत जो पदार्थ होते हैं वो पैरावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के अणुओं से मिलकर के बने हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर अगले वाली बात हम लिख लेंगे। पैरावैद्युत पदार्थ निम्न दो प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हो सकते हैं। निम्न प्रकार के अणुओं से मिलकर के बने हो सकते हैं। तो फिर नंबर फर्स्ट है हमारे पास ध्रुवीय
पैरावैद्युत पदार्थ, पैरावैद्युत पदार्थ तो ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ क्या है कि ये जो पदार्थ होते हैं वो ध्रुवीय अणु से मिलकर के बने होते हैं। ऐसे पैरावैद्युत पदार्थ, ऐसे पैरावैद्युत पदार्थ जो ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने हो, अर्थात ऐसे अणु जिनमें धनायन एवं ऋणायन, जिसमें धनायन एवं ऋणायन के केंद्र परस्पर संपाती न होकर पृथक पृथक हो, पृथक संपाती न होकर अलग अलग हो, कोमा ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते हैं। तो फिर ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ क्या हुए? ऐसे पदार्थ, पैरावैद्युत पदार्थ जो ध्रुवीय अणु से मिलकर बने हो, अर्थात ऐसे अणु जिनमें धनायन एवं ऋणायन के केंद्र परस्पर संपाती न होकर अलग अलग हो, ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे HCl का अणु है, H2O का अणु है, ये अणु आपके पास में जो है वो ध्रुवीय अणु है। जैसे HCl एवं H2O के अणु ठीक है। HCl में दो सेंटर हो गए, जैसे HCl डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा, तो ये दो सेंटर आपके पास बन गए, एक प्लस और एक क्या बन गया, माइनस। तो फिर ये जो अणु हो गया, ये अणु ध्रुवीय अणु कहलाएगा, और इन अणुओं से जो पैरावैद्युत पदार्थ बनेगा उस पदार्थ को हम जो है वो ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ कहेंगे। तो फिर यहां हम इन पदार्थों को दिखा सकते हैं, देखिए कैसे। ये जो पैरावैद्युत पदार्थ है ये ध्रुवीय अणु से मिलकर के बने, तो फिर बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थों का
परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, क्योंकि पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण यादृच्छिक वितरण व्यवस्था में होते हैं, यादृच्छिक वितरण व्यवस्था में होते हैं। ठीक है, लेकिन इस बात से क्या मतलब निकलता है, इस बात को हम समझेंगे कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थों का परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, क्योंकि पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण यादृच्छिक वितरण व्यवस्था में होते हैं। इससे क्या मतलब है कि हमारे पास में ये कोई पैरावैद्युत पदार्थ हम ले रहे हैं, ठीक, ये ध्रुवीय अणुओं से मिलकर के बना है, तो ये प्लस, ये माइनस, ये वो अणु है, ठीक है। ऐसे ही ये हमारे पास में और कोई अणु है जिसमें प्लस माइनस और ये प्लस, ऐसे ही ये हमारे पास में प्लस और ये माइनस, अब हम यहां ये देखेंगे कि इस पैरावैद्युत पदार्थ के अंदर जो अणु है वो ध्रुवीय अणु है, ठीक है। और ध्रुवीय अणु है, इसका मतलब इनके पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर अलग अलग हैं। अब मैं आपको ये कहूं कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन किधर होगी, माइनस से प्लस की ओर, तो ये तो हो गई राइट टू लेफ्ट। इस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण किधर होगा, इसका होगा लेफ्ट टू राइट, क्योंकि माइनस से प्लस की ओर। इसका मतलब इसका द्विध्रुव आघूर्ण इससे कैंसिल हो गया, ठीक। और इसी तरीके से इस अणु के द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो गई माइनस से प्लस की ओर ऊपर की तरफ, और इस अणु में जो है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो गई माइनस से प्लस की ओर नीचे की तरफ। इसका मतलब इसका द्विध्रुव जो आघूर्ण है वो इससे निरस्त और इसका इससे निरस्त, तो फिर ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो यादृच्छिक वितरण व्यवस्था में है, क्योंकि सामान्य अवस्था में कमरे के ताप पर इन अणुओं में वाइब्रेशन होता है, इसलिए ये पैटर्न में नहीं होते, पैटर्न में न होकर के ये अस्त व्यस्त तरीके से ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, जिनका प्रभाव एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। तो फिर मैं ये कहूं कि यहां पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगा रखा था, यहां पर E का मान जो था, बाह्य विद्युत क्षेत्र जो था वो 0 था, और ऐसी स्थिति में इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो P आया वो P का मान भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या ये जो बात लिखी थी इसका मतलब इस फिगर से समझ में आया? तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कि जब हम E का मान 0 लगाएं तब क्या होगा, ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थों का परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि पदार्थ में
द्विध्रुव आघूर्ण यादृच्छिक वितरण व्यवस्था में होते हैं। यादृच्छिक वितरण व्यवस्था में क्यों होते हैं? क्योंकि रूम टेम्परेचर के कारण वो उनमें वाइब्रेशन होती है, इसलिए वो वाइब्रेट करते रहते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में यादृच्छिक वितरण व्यवस्था बन जाती है। जैसे किसी बैलून के अंदर हम वायु को भरते हैं, तो फिर वायु के जो अणु होते हैं या जो परमाणु होते हैं वो यादृच्छिक वितरण व्यवस्था में गति करते हैं। तो सेम ऐसा ही है। तो फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस अणु का जो होगा उसकी दिशा होगी माइनस से प्लस की ओर ऐसे, इस अणु की होगी जो है लेफ्ट टू राइट, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण इससे कैंसिल, इसका द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर, तो फिर इसका भी माइनस से प्लस की ओर, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण ऊपर की तरफ और इसका द्विध्रुव आघूर्ण नीचे की तरफ। तो फिर इनका प्रभाव एक दूसरे के द्वारा क्या हो गया? निरस्त हो गया। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो गया। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में कि जब हम इस पदार्थ को किस में रखेंगे, जब इस पदार्थ को हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। थैंक यू।